Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic, and that is about Myanmar conflict and its impact on India. It's very important for your SSP and AFSP in terms of GD, lecturate and international relation. So let's get started with our topic. देखो, इंट्रोडक्शन में जाने से पहले मैं आपको इस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। देखो, अक्टूबर 6 से लेके 11 अक्टूबर को 44th एशियन समिट हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वियंटानो में, लाओस के। और इस समिट में एक इशू अराइज हुआ, दैट वाज अबाउट म्यांमार का जो सिविल अनरेस्ट है। अब देखो, जान लेते हैं 2021 में मिलिट्री रूलर्स ने कब्जा कर लिया था। तब से लेके अब तक कहाँ पे म्यांमार पर अनरेस्ट चल रहा है। एक तरफ है मिलिट्री, दूसरी तरफ है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एंड रेजिस्टेंस ग्रुप। अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया जो है, मतलब म्यांमार इंडिया के साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है? 1643 किलोमीटर का, राइट। तो अगर म्यांमार में कुछ होता है तो वो डायरेक्टली क्या करेंगे? जो वहां के रिफ्यूजीज हैं वो शेल्टर लेने की कोशिश करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। इंडिया की एंगेजमेंट जो है म्यांमार की के साथ, वो सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं होती सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके, बट रीजनल पॉलिटिक्स को भी लेके। बिकॉज म्यांमार का जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है वो एक ब्रिज, या फिर उसको एक ब्रिज के तौर पे यूज किया जाता है टू साउथ ईस्ट एशिया, राइट। अभी देखो, आप म्यांमार की लोकेशन को देख सकते हो। दिस इज म्यांमार एंड हमारे कितने सारी इंडियन स्टेट जो है बॉर्डर शेयर करती है म्यांमार के साथ, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब सिविल वॉर के, या फिर इस सिविल वॉर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो, ये जो सिविल वॉर है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से है, जहाँ पे फ्रैक्शंस जो है ना नेशन के अंदर और उसमें कुछ आर्म्ड कॉम्बैट का भी एंगेजमेंट है। देखो, एक तरफ है पॉलिटिकल, हम ये कह सकते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस जो अराइज हुए म्यांमार में। सिविल वॉर कब हुई? जब मिलिट्री गवर्नमेंट ने प्री डेमोक्रेसी ग्रुप्स के अगेंस्ट पिट्स किया, और काफी सारे एथनिक फ्रैक्शन जिनका एम है जो चाहती हैं कि कंट्री का गवर्नेंस शेप हो, स्पेशली म्यांमार की हिस्ट्री को देखते हुए, जहाँ पे मिलिट्री रूल बहुत ज्यादा है और बहुत कम डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं, राइट। अभी देखो, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें करंट इसका जो आपका सिविल वॉर है उसके लिए, नवंबर 2022 में क्या हुआ? म्यांमार में इलेक्शंस हेल्ड हुए, जिसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जिसको लेड किया जा रहा था ऑंग सान सू की के द्वारा, उन्होंने सिग्निफिकेंट विक्ट्री अटेन की, जो रिफ्लेक्ट करता है उनकी पॉपुलर सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। मिलिट्री को जाना जाता है तात्मा दाव के नाम से, जो कि इलेक्टोरल फ्रॉड्स के लिए जानी जाती है, बिना किसी सब्सटैंशियल एविडेंस के लिए। और वो कंट्रोल सीज कर लेती है गवर्नमेंट में, कब? फेब 2021 में। अब ये जो तात्मा दाव है, उन्होंने आंग सैन सुई कई को डिटेन कर दिया, और दूसरे प्रोमिनेंट लीडर्स को भी, और इमरजेंसी लगा दी स्टेट में, और फिर डिसॉल्व कर दिया न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड डिसवेंट देखने को मिला, राइट। पब्लिक रेजिस्टेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ आर्म ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। ये जो कू था वो मास प्रोटेस्ट उन्होंने किया म्यांमार में, जहां पे थाउजेंड्स ऑफ सिटीजन जो है वो स्ट्रीट्स पर आ गए और वो डिमांड कर रहे थे रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। उसी के रिस्पांस में मिलिट्री क्रैकडाउन हुई वॉलेंटली, उन्होंने लीथल फोर्सेस को यूज किया, उन्होंने डिसेंट्स को अरेस्ट करना चालू किया। ये जो रिप्रेशन था वो फ्यूल किया गया था सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट की वजह से, जिसमें काफी सारे रिफ्यूजिंग ग्रुप, काफी सारे ग्रुप से जो कि काम करना नहीं चाहते थे जुंता के अंडर। एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन और जो नई रेजिस्टेंस है ना, लाइक पीपल्स डिफेंस फोर्सेस, वो इमर्ज होके आई, राइट। उन्होंने अलाइन किया नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के साथ, जिनका एम है चैलेंज करना जुंता को, और एस्टैब्लिश किया डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। अभी देखो, करंट सिनेरियो और एक्सकलेशन की बात कर लेते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ना वो एक्सटेंड हो गया पूरे म्यांमार में, स्पेशली एथनिक रीजन में, जिसमें हिस्ट्री है टेंशंस की विद सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे रखाइन, काइन, चिन स्टेट्स एंड द सिगाइंस रीजन। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से वाइड स्प्रेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस ग्रुप कंट्रोल ले रहे हैं काफी सारी टेरिटरीज का, और चिन स्टेट में जहाँ पे जो बॉर्डर करता है मिजोरम को, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो गया है, जिसने पुश किया है रिफ्यूजीज को अक्रॉस द बॉर्डर इनटू इंडिया, राइट। अभी इंडिया की पोजीशन क्या है और सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है वो जान लेते हैं। देखो, सबसे पहला इंडिया का जो डिप्लोमेटिक स्टैंस है, इंडिया ने
न्यूएंस पोजीशन लिया, उन्होंने रिफ्रेन किया कि कोई भी वो कंडेम करे मिलिट्री coup को, और जबकि उन्होंने ये भी बताया साथ साथ इंपॉर्टेंस भी बताई कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिया की अप्रोच सिर्फ इतनी है कि वो अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं विद जुंता टू सेफगार्ड इट्स इंटरेस्ट। म्यांमार बहुत क्रूशल है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, और जिसमें हम देखते हैं कि क्लोजर इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक टाइज हमारे बिल्डअप होते हैं साउथ ईस्ट एशिया के साथ। स्टेबिलिटी म्यांमार में बहुत जरूरी है इंडिया के रीजनल एम्बिशंस के लिए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी आते हैं लाइक इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट रिफ्यूजी इन्फ्लक्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। देखो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है पर्टिकुलरली मिजोरम, उसमें काफी सारे रिफ्यूजीज जो है वो फ्ली करके आए हैं वायलेंस की वजह से। अप्रोक्सीमेटली 1500 म्यांमार नेशनल्स रिसेंटली एंटर कर गए हैं मिजोरम में, जिसकी वजह से इंटेंस फाइटिंग हुई थी चिन स्टेट में, और उन्होंने एक लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी चैलेंज क्रिएट किया फॉर लोकल अथॉरिटीज। रिफ्यूजी इन्फ्लक्स ऐड करता है प्रेशर कहाँ पे, इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे, जहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज अराइज होते हैं, एथनिक टेंशंस काफी ऑलरेडी हाई हैं, स्पेशली इन मणिपुर जो कि शेयर करता है पोरस बॉर्डर विद म्यांमार। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजिक बॉर्डर टाउन्स, राइट। अभी देखो रेजिस्टेंस फोर्सेस ने सीज किया है कंट्रोल ऑफ रिखावदर नियर जोगतावर इन मिजोरम एंड खम्पात इन सेगाइंग रीजन नियर मणिपुर। दोनों क्रूशियल बॉर्डर टाउन्स है क्लोज टू इंडियन क्रॉसिंग पॉइंट्स। खम्पात की लोकेशन पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये पार्ट है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे का, व्हिच इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अगर इस एरिया पे कंट्रोल हो गया बाय एंटी जुंता फोर्सेस तो वो डिस्टेबलाइज कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, जिसका एम था एनहांस करना कनेक्टिविटी को एंड ट्रेड को विद हुम, विद साउथ ईस्ट एशिया, इधर देखो साउथ ईस्ट एशिया, राइट। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया फॉर रिफ्यूजीज की बात कर लेते हैं। देखो अभी की लेजिस्लेशंस की बात कर लेते हैं। फॉरेनर एक्ट ऑफ 1946 जो एम्पावर करता है गवर्नमेंट को टू डिटेक्ट, डिटेन एंड डिपोर्ट इलीगल फॉरेन नेशनल्स, जो प्रोवाइड करते हैं ब्रॉड डिस्क्रिएशन इन हैंडलिंग इमिग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज। पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 ये ऑथराइज करता है रिमूवल ऑफ इलीगल फॉरेनर्स, अंडरस्कोरिंग इंडिया स्टांस ऑन unauthorized entry। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 जिसमें लॉन्ग टर्म फॉरेनर विजिटर्स को रजिस्टर करना पड़ेगा अथॉरिटीज के साथ विद इन 14 डेज, जिससे मॉनिटर कर पाएंगे उनकी एंट्रीज ऑन वीजा। सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वो प्रोवाइड करता है सिटीजनशिप पाथवे किनको प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी स्पेसिफिकली नॉन मुस्लिम्स फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बट वो एक्सटेंड नहीं होता है म्यांमार के नेशनल्स को। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि ये भी प्रोसिक्यूटेड ग्रुप्स लाइक रोहिंग्या भी इसमें इंक्लूडेड है, राइट। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है इनके, देखो इंडिया ने एक एसओपी इशू किया फॉर हैंडलिंग रिफ्यूजीज। ऑल्दो कंट्री लैक करती है, हमारे पास कोई डेडिकेटेड रिफ्यूजी पॉलिसी तो है नहीं, लेकिन एसओपी की गाइडलाइंस के मुताबिक एजेंसीज आइडेंटिफाई करती है, मैनेज करती है, असिस्ट करती है रिफ्यूजीज को और बैलेंस करने की कोशिश करती है ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को विद नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, राइट। नेक्स्ट, व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ एसओपी? आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन होगा, स्क्रीनिंग होगी, स्क्रूटनी, सिक्योरिटी चेक्स होंगे, टेम्परेरी प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंस देखी जाएगी, कॉपरेशन विद इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डिपोटेशन और रिलोकेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स भी आएगा, राइट। व्हाट आर द स्टेट वाइज अप्रोचेस टू म्यांमार रिफ्यूजीज इन इंडिया? सी, अभी अगर हम देखें कि म्यांमार का जो बॉर्डर है वो हमारी कितनी स्टेट्स के साथ टच होते हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, आप यहाँ से देखिए, अरुणाचल प्रदेश, दिस वन हो, सो सॉरी, हाँ इधर से यहाँ तक, जो काउंट करता है 1643 किलोमीटर का बॉर्डर, ओके। अभी मिजोरम काफी सपोर्टिव एंड वेलकमिंग रही, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिला। चैलेंज ये है कि मिजोरम बहुत छोटा स्टेट और काफी कम रिसोर्सेज है, इतना लोग आएंगे तो वो उनको लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे। मणिपुर के क्या थे, वो रिस्ट्रिक्टिव थे और कॉशियस थे बिकॉज ऑफ देयर लोकल सिक्योरिटी, एथनिक टेंशन एंड सोशल पॉलिटिकल इशूज, राइट। बॉर्डर सिक्योरिटी का फोकस, मतलब मणिपुर ने काफी मेजर्स लिए कि एंट्री लिमिट हो पाए और मूवमेंट ऑफ रिफ्यूजीज को लेके, राइट। और मिनिमम सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला। मणिपुर ने कोई डेडिकेटेड रिफ्यूजी कैंप्स नहीं सेटअप किए और कोई फॉर्मल सपोर्ट नहीं दी रिफ्यूजीज के लिए, जिसकी वजह से काफी म्यांमार के नेशनल्स जो है वो इनफॉर्मल सपोर्ट पे टिके हुए हैं। नागालैंड में मिक्स्ड अप्रोच थी विद सिक्योरिटी फोकस। नागालैंड ऑल्दो ज्यादा अफेक्टेड नहीं है मिजोरम और मणिपुर की तरह, बट कॉशियस है अबाउट रिफ्यूजी बिकॉज ऑफ देयर सिक्योरिटी कंसर्न्स और उनकी भी एथनिक इंसर्जेंसी की हिस्ट्री है।
लिमिटेड एड बट मॉनिटरिंग, देखो जहाँ की स्टेट ने ऑफिशियली सपोर्ट नहीं किया रिफ्यूजीज को, लेकिन वो टैप रख रहे हैं मूवमेंट पे अक्रॉस द बॉर्डर, और रिफ्यूजी जो क्रॉस कर रहे हैं नागालैंड में उनको भी मिनिमल सपोर्ट मिल रही है और उनको क्लोजली मॉनिटर्ड किया जा रहा है बाय लोकल अथॉरिटीज, राइट। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो म्यांमार का सिविल वॉर और जो कैरेक्टराइज होता है क्लैशेस बिटवीन मिलिट्री जुंता एंड रेजिस्टेंस ग्रुप, वो एक सिग्निफिकेंट चैलेंज क्रिएट कर रहा है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, डिप्लोमेसी के लिए, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स के लिए। ये जो कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट है वो फील किया जा सकता है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जहाँ पे रिफ्यूजी के इन्फ्लक्स को मैनेज करना और मेंटेन करना बॉर्डर सिक्योरिटी को, वो बहुत अर्जेंट कंसर्न है। अगर हमने बैलेंस कर लिया रीजनल स्टेबिलिटी और ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन को, तो इंडिया को नेविगेट करने की जरूरत है कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को, सो दैट दे विल बी एबल टू प्रोटेक्ट इट्स interest and support through a peaceful resolution in Myanmar. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.